हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि किस तरीके से दुनिया के सबसे छोटे कण दुनिया के सबसे बड़े धमाके के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानेंगे कि साइंस बिहाइंड एटॉमिक एनर्जी, जिसके दम पर रशिया आज इतना उछल रहा है। तो देखिए दोस्तों, रशिया यूक्रेन का वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। 32 दिन हो चुके हैं पोलैंड में की यात्रा रही जो बाइडन की, और जिस पर उनका रशिया को लेके, पुतिन को लेके बहुत ही तीखा रुख रहा। उधर पुतिन भी जो है न्यूक्लियर पावर यूज करने के लिए चेतावनी दे चुके हैं। तो हम ओवरऑल जानेंगे कि आखिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है, यानी एटॉमिक बॉम्ब के पीछे का साइंस क्या है। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर एटॉमिक बॉम्ब है वो फिलहाल रशिया के ही पास है, और सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी रशिया के पास है। किस देश में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक पावर में कौन सा देश कितना आगे है, उसके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दुनिया का जो सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, जो रशिया का जार बॉम्बा है, जो कि नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी में जो बम्बार्डिंग हुई थी, न्यूक्लियर बम्बार्डिंग, उससे ये 60 गुना एडवांस है। तो आप समझ सकते हैं कि ये उसके 60 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। तो जानते हैं कि आखिर क्या साइंस है, किस तरीके से आखिर ये एटॉम बॉम्ब काम करते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि दुनिया में टोटल 12,700 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो कि 9 कंट्रीज के पास हैं। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इन 9 कंट्रीज में इंडिया भी शामिल है। और अभी तक इन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल 2 बार किया जा चुका है। एक आपको याद होगा, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम हुआ था, और इसी वेपन को ड्रॉप करने की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार का दी एंड हुआ था। ये जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया गया था, लिटिल बॉय नाम से जो न्यूक्लियर वेपन था वो आपका हिरोशिमा पे 6 अगस्त को ड्रॉप किया गया, और फैटमैन नाम से जो न्यूक्लियर बॉम्ब था ये ड्रॉप किया गया नागासाकी पे। ये दोनों ही जापान के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीफ सिटीज हैं, और उनके ऊपर इसे ड्रॉप किया गया। ये इतना ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब था दोस्तों कि आज के डेट में भी सिर्फ ये इतिहास के पन्नों में नहीं छिपा हुआ है, बल्कि आज के डेट में भी हिरोशिमा और नागासाकी की हवाओं में ये जो रेडिएशन है इस न्यूक्लियर बम का मौजूद है। जापान की तो हालत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी थी। लेकिन अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लिटिल बॉय और फैटमैन, ये जो न्यूक्लियर वेपन थे, ये किस एयरक्राफ्ट से ड्रॉप किए गए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा मासिव डिस्ट्रक्शन करते हैं। मासिव डिस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल हम लोग पास्ट में देख चुके हैं। तो आप खुद सोचिए, वो 1945 का टाइम था और ये 2022 का टाइम है। इस बीच कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अब मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन आ चुके हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा घातक हो चुके हैं। यानी जो पुराने न्यूक्लियर वेपन थे उनके कंपैरिजन में ये इतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस है कि इनसे तो बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा एटम्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एटम बॉम्ब के बारे में ही ओवरऑल पढ़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, बता दूं आपको कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यानी वर्ल्ड में कुछ भी जो बना है ना दोस्तों, वो मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स किससे बना हुआ है? ये मॉलिक्यूल्स एटम से बना हुआ है। और एटम क्या है दोस्तों? ये कोई भी कण का सबसे छोटा टुकड़ा है, मतलब कि उस टुकड़े के बाद कोई टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता। यानी कि जो सबसे माइनर टुकड़ा होता है किसी भी चीज़ का, जिसके बाद आप टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब ये जो एटम है इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं। एक हो गया इलेक्ट्रॉन, एक हो गया प्रोटॉन, और एक हो गया न्यूट्रॉन। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ आ जाएगा। तो उम्मीद है कि एटम है क्या ये आपको मालूम चल गया होगा। 3 इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं इसके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये समझ आएगा आपको डायग्राम से। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं और यहाँ पर इसी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंडेड टुगेदर एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये कोई एटम हो गया। इस एटम के सेंटर में जो प्रोटॉन्स है और जो न्यूट्रॉन्स है, ये दोनों एक साथ बाउंडेड होते हैं। और ये जो सेंटर है ना, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसका जो बाउंड्री है, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। यहाँ बता दूं दोस्तों कि जो न्यूट्रॉन है ना, इसका कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो है ना, इसका पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद क्या बता रहा है आपको, एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस लाइक द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखिए दोस्तों,
ये तो आपने सेंटर में देख लिया, यानी कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जो न्यूट्रॉन है इसका कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, तो अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या है। इलेक्ट्रॉन जो है ये एक तरीके से ऑर्बिट है। ठीक है, ये आप इसको प्लैनेट, इसको आप सन मान लीजिए, और जिस तरीके से सारे प्लैनेट जो है सन को रिवॉल्व करते रहते हैं, उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी क्या करता है, ये घूमते रहता है। यानी कि जो न्यूक्लियस है ना उसके पास इसका अपना ऑर्बिट बना हुआ रहता है, और उस ऑर्बिट के में ये घूमते रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, ये आपका नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका नेगेटिव चार्ज रहता है, जबकि प्रोटॉन जो है ये आपका पॉजिटिव चार्ज रहता है। यहाँ पर आपको एक और बात मैं ऐड कर दूं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी कि जितने प्लस देखने को मिलेंगे उतने ही माइनस देखने को मिलेंगे। तो बराबर प्लस माइनस होने की वजह से जो एटम है ना दोस्तों, ये आपका न्यूट्रल रह जाएगा। ठीक है, तो एटम कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अब हम जानते हैं इस न्यूक्लियर वेपन के बारे में, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब जो है, इसके बारे में जानते हैं। मासिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए जो एटॉमिक बॉम्ब है, इसको एक न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए होती है, यानी मासिव न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है, और तब जाके ये मासिव डिस्ट्रक्शन करता है। यह एनर्जी इसे दो तरीके से मिलती है। ठीक है, हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि जो एटम्स होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं ना, लेकिन इनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, आप माइक्रोस्कोप से भी अगर देखना चाहें इन एटम्स को तो आप देख नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है। ठीक ना, तो लेकिन इसमें जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम एनर्जी होती है। तो ये एक्सट्रीम एनर्जी ही एक्सट्रीम लेवल पे डिस्ट्रक्शन करती है। और इसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जो एटम है उसके न्यूक्लियस को तोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीका है कि जो दो एटम है उसके न्यूक्लियस को आपस में जोड़ दिया जाए। और जब न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है या दो न्यूक्लियस को जोड़ा जाता है तो एक्सट्रीम एनर्जी निकलती है, और यही एक्सट्रीम एनर्जी डिस्ट्रक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए, अगर कोई भी एटम है उसके न्यूक्लियस को तोड़ना है तो न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की जाती है स्पेशल टेक्निक्स की मदद से, और जैसे ही न्यूक्लियस टूटता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब देखिए दोस्तों, ये जो टूटे हुए न्यूक्लियस हैं, इनसे निकलने वाले जो न्यूट्रॉन है ये दूसरे न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, उन पे हिट करते हैं, उन पे इसकी बम्बार्डिंग सी होती है, और फिर वो भी टूटना शुरू कर देते हैं। और ये प्रोसेस जो है एक चेन की तरह होने लगता है, जिसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जो टूटा हुआ न्यूक्लियस है उससे जो न्यूट्रॉन निकले वो फिर बाकी के न्यूक्लियस से टकराते हैं, और इससे बहुत ही ज़्यादा टर्मेंडियस एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है दोस्तों, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, ब्रेकिंग होता है एक न्यूक्लियस का, एक बड़ा जो बिग एटम है वो दो छोटे एटम्स में टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन इससे होता है, जिसे हम एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं या एटॉम बम कहते हैं। नॉर्मली दोस्तों, चाहे देखिए, आपको यहाँ एक और कन्फ्यूजन क्लियर कर दूं कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है ये एटॉम बॉम्ब है। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है ये आपका हाइड्रोजन बॉम्ब है। लेकिन हम सबको एटॉम बॉम्ब ही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एटॉम बॉम्ब अलग है और हाइड्रोजन बॉम्ब अलग है। एक आपका फ्यूजन टेक्निक से बना है और एक आपका फ्यूजन से डेवलप है, लेकिन दोनों के दोनों आपके न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। आप इन दोनों को न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सबको एटॉम बॉम्ब ही बना देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये हो गया फ्यूजन और ये होगा फ्यूजन। ठीक है, देखिए हिंदी वालों को मैं बता दूं कि ये जो फ्यूजन है इसे परमाणु विखंडन बोलते हैं, और जो फ्यूजन है इसे परमाणु संलयन बोलते हैं। तो देखिए, जो फ्यूजन है यानी विखंडन हो रहा है, एक जो बड़ा एटम है ना, ये दो स्मॉलर वंस में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक, और फ्यूजन बिल्कुल ठीक इसका उल्टा होता है। जो लाइटर एटम्स होते हैं ना, ये दो लाइटर एटम्स एक में बदल जाते हैं, एक लार्ज एटम जो है उसमें ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी संलयन हो जा रहा है, इन लोगों का विलय हो जा रहा है। इसके अंदर एक दोनों आपस में विलय करके एक बड़ा एटम क्रिएट कर दे रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फ्यूजन का है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका फ्यूजन का है। तो फ्यूजन से जो टेक्निक है वो डेवलप होता है आपका एटॉम बॉम्ब का, और जो फ्यूजन से होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉम्ब का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में आपको दिखा दूं दोस्तों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ठीक है, दो लाइटर एटम्स जो हैं ये एक लार्ज न्यूक्लियस को डेवलप कर ले रहे हैं, और ये प्रोसेस आपका न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है।
और इससे भी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी जो है रिलीज करती है और बहुत डेंजरस एक्सप्लोजन होता है इस टेक्निक में, और इसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। इस चार्ट में आपको 9 नेशंस देखने को मिल रहे होंगे, 9 कंट्रीज यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पे देखिए रशिया के पास कितना ज्यादा है, 5,977 न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया के पास है। अमेरिका के पास देखिए 5,488 है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चाइना के पास 350 न्यूक्लियर बम है। देन फिर फ्रांस आता है जिसके पास 290 है, और उसके बाद से ब्रिटेन आता है 225। उसके बाद पाकिस्तान देखिए, इनके खाने का तो ठिकाना नहीं है, लेकिन वैसे ही आतंकवादी नेशन है, तो देख सकते हो कि 165 यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब है। और यहाँ पर देखिए भारत के पास 160 है, इजराइल के पास 90 है, और नॉर्थ कोरिया के पास 20 न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर धमाके के कुछ पिक्स है, ये देख रहे हैं अम्ब्रेला जैसा मशरूम की तरह ये हो रहा है, आग का इतना भयंकर गोला है। आखिर आप देख सकते हैं कि ये इमेज ही देखने से इतना ज़्यादा डेंजरस है, और इसके कांटेक्ट में अगर ह्यूमन बीइंग और धरती आ रही है तो ये कितना ज़्यादा विनाशक है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि अगर ये जो न्यूक्लियर वेपन है यानी एटॉम बॉम्ब का जब इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, आसपास के इलाकों का टेम्परेचर जो है वो करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। ठीक है, करोड़ों डिग्री सेंटीग्रेड में ये पहुंच जाता है। तो आप टेम्परेचर देख सकते हैं कि इतना हाई टेम्परेचर पैदा होता है एक बड़े से इलाके में कि इंसान के अंदर की जो टिश्यू होती है ना दोस्तों, वो मेल्ट कर जाती है। ठीक है, इंसान पूरी तरीके से मतलब उसके तो बचने का सवाल ही नहीं है। कोई भी इंसान वहां पे मौजूद है ना, उसको मेल्ट होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने जा रहा है। और इतना ज्यादा शॉक वेव होता है, इतनी तेज गर्मी होती है कि गर्मी से ही लोग मर जाते हैं, इमारतें पिघल जाती हैं, लोग पिघल जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, लोगों का दम घुटने लगता है, सफोकेशन क्रिएट हो जाता है। इतना हाई टेम्परेचर होता है, सफोकेशन क्रिएट हो जाता है, और ऑक्सीजन तो मान लीजिए कि बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। ये धमाका होगा ना तो कोई इंसान, किसी भी कोने में छिपा हुआ इंसान नहीं, कोई भी जितना भी लिविंग वर्ल्ड है ना और नॉन लिविंग वर्ल्ड है, सब धराशायी होना तेज है। रेडिएशन इतना ज्यादा तेज होता है ना दोस्तों कि कैंसर का खतरा जो है कई पीढ़ियां झेलती हैं। ठीक है, और 20 साल 25 साल तक, इवन उससे भी ज्यादा, मतलब जितनी भी जनरेशन होती है ना वो विकलांग, अपाहिज, हैंडीकैप ही पैदा होती है। पेड़ पौधे भी वहाँ के इलाके के जो हैं हो नहीं पाते हैं ठीक से, फसलें तो आप पूछे ही मत की फसल तो हो ही नहीं पाती है। यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन पे कितना ज़्यादा भारी इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ का जो क्लाइमेट कंडीशन है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। पूरी पृथ्वी को तबाही करने के लिए, भूखमरी के स्तर पे लाने के लिए ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, मतलब ये ह्यूमन बीइंग की बहुत ही वाहियात रचना है दोस्तों। हालांकि एनर्जी जो है इसका अगर हम पॉजिटिवली इस्तेमाल करें तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए, लेकिन इसका जो बैड इम्पैक्ट है वो पूरी धरती को तबाह कर देगा। यहाँ कुछ नहीं बचने जा रहा है, कोई लिविंग बीइंग नहीं बचने जा रहा है। जो भी ह्यूमन क्रिएशन है ना वो भी मेल्ट होंगे, वो भी धराशायी होने जा रहे हैं। और उसके बाद अगर कोई फ्यूचर जो भी पीढ़ी आ रही है ना तो वो पीढ़ी भी मतलब किसी लायक नहीं रहने जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर कितना ज्यादा डेंजरस होता है, और कभी भी मानवता के लिए, इस धरती के लिए, किसी के लिए भी ये मतलब इसका इस्तेमाल करना, इसको ड्रॉप करना कहीं से भी उचित नहीं है। एक बार इतिहास में ये गलती हो चुकी है और उसका परिणाम जो है आज तक जापान भुगत रहा है, और उसके परिणाम को देखते हुए, पढ़ते हुए आज भी हमारी रूहें कांप जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा घातक होने वाला है। इसके बारे में तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे पुतिन के दिमाग में ये सारी चीजें चल रही हैं, इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि ये पूरे लेक्चर में आपको बहुत अच्छी तरीके से, किस तरीके से जो एटॉमिक एनर्जी है, किस तरीके से छोटा सा जो कण है वो इतने बड़े लेवल पे तबाही कर रहा है और इतना बड़ा घातक और बम्बार्डिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों लेक्चर के PDF आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो UPSC और PCS कोर्स है दोस्तों बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, तो आप उनको अवेल करना जरूर मतलब जरूर ही उसको अवेल करें। और साथ ही मेरे लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।